नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको हम दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। उसके बाद शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मिला खास तोहफा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खुला भारत का पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी। पीएम मोदी ने की विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। इस अवसर पर 18 विश्वकर्माओं को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर मेट्रो से किया सफर। यात्रियों के साथ खिंचवाई सेल्फी। अंबेडकर नगर की घटना पर पुलिस का बड़ा एक्शन। छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपियों को मारी गोली। कांग्रेस के पोस्ट में भारतीय नक्शे से गायब दिखा पूर्वोत्तर। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, यह पार्टी ही देश विरोधी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी को देश और विदेश से शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के नेता भी पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि अपनी दूरगामी दृष्टि और सुदृढ़ नेतृत्व से आप अमृतकाल में भारत के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए लिखा कि अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव से करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और विश्वास लाने वाले देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी को मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे। देश विदेश से लोग उनको बधाई दे रहे। कांग्रेस नेताओं ने भी, तमाम विपक्षी नेताओं ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी। नए संसद भवन में आज पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के गजद्वार पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद दोनों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान तमाम केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और अधीर रंजन चौधरी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे क्योंकि वह पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद में मौजूद थे। बता दें, केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की शुरुआत पुरानी बिल्डिंग में होगी और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसदीय कामकाज का नई इमारत में प्रवेश होगा। विशेष सत्र की 19 से 22 सितंबर तक की कार्यवाही नई बिल्डिंग में होगी। वहीं केंद्रीय मंत्रियों को नई संसद में दफ्तर भी अलॉट हो गए हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत 11 वरिष्ठ मंत्रियों को ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस अलॉट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को पुरानी संसद के ठीक सामने नए भवन की आधारशिला रखी थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। दक्षिणी कश्मीर के कोकेरनाग में आतंकियों के खिलाफ जारी इस ऑपरेशन को 110 से अधिक घंटे बीत चुके हैं। इस एनकाउंटर को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों को एक गुफा के पास इलाके में घेर लिया गया है। शीर्ष पुलिस सूत्रों की माने तो ड्रोन कैमरों में 2 आतंकवादियों की गतिविधियां देखी जा रही हैं। ये दोनों आतंकवादी अभी भी जीवित या घायल हैं
और सेना की गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं। आपको बता दें कि पहले दिन के ऑपरेशन के बाद 4 जवान शहीद हो गए थे और 3 जवान सेना के थे, जिसमें मेजर और कर्नल भी शामिल थे। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गए थे। वहीं आगे की क्षति से बचने के लिए ऑपरेशन को पूरी ताकत और रणनीति के तहत चलाया जा रहा है। गडोले कोकेरनाथ क्षेत्र के आसपास के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये स्कूल पिछले 5 दिनों से बंद है। बता दें कि सुरक्षा बलों की एक दूसरी टीम अनंतनाग और कुलगाम में 28 आतंकवादियों की तलाश में जुट चुकी है। इन 28 आतंकियों में से 16 आतंकी स्थानीय हैं। इसमें 11 हिजबुल मुजाहिदीन के और 7 लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। वहीं 12 पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश के सीहोर में चल रही जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। जन आशीर्वाद यात्रा के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आगामी चुनाव में वोट की लड़ाई नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। उन्होंने सनातन धर्म पर डीएमके नेताओं की हालिया टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा, अंग्रेज आए और लौट गए, मुगल सल्तनत समाप्त हो गई, हम अभी भी यहाँ हैं और कल भी वहाँ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम यह भ्रम ना पाले कि आगामी समय में हम न सिर्फ चुनाव लड़ने वाले हैं, यह मात्र वोट की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई उनसे है जो राम का नाम लेते हैं और कोर्ट में हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को नकारते हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य चुनावी लड़ाई नहीं होगी, यह उन लोगों का गठबंधन है जो सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी जान है हम धर्म की रक्षा करेंगे। केरल के कोझिकोड जिले में निपा वायरस के कारण राज्य सरकार और जिले की प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस बीच शनिवार के दिन निपा वायरस के एक भी पॉजिटिव मामले सामने नहीं आए। इस मौके पर राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि अब तक मिल रही जानकारी से यह पता चलता है कि राज्य में निपा वायरस का संक्रमण नियंत्रण में है। निपा वायरस का दूसरा वेव अभी नहीं आया है। अभी हम और अधिक सैंपलों की टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि अब तक दूसरे वेव के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। यह एक अच्छा संकेत। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संक्रमित पाए गए लोगों को तय प्रोटोकॉल के तहत दवाएं दी जा रही हैं। जो संक्रमित पाए गए हैं उनमें 2 मरीज, 1 स्वास्थ्यकर्मी और पहले मरने वाले एक व्यक्ति के रिश्तेदार हैं। में कोई गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिला है। आपको बता दें कि शनिवार को कोझिकोड जिले की कलेक्टर गीता ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने को कहा था। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकेंगी, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों को जिले में 18 से 23 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। देख, मैं लड़के को देख रही हूँ बस। तो एक काम कर, तू कर ले शादी। मुझे नहीं करना शादी वादी। रीना, अमन, आपको सिगरेट पीते देखा ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो। मैं सिगरेट पी रही थी तो मैं वाइफ मटेरियल नहीं हूँ। वैसे एक बात पूछूं, ओनली सिगरेट या कभी कभी? एनीवेज, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सेक्स इंटरेस्ट। दिन भर तो मेरा खुद पर कंट्रोल रहता है, बट शाम शुरू होते होते ना शिकार ढूंढने लगते हैं। क्या बोला मम्मी ने? मना कर दिया ना उसने? उसने हाँ कर दिया है। क्या? HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भाई
फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की तरफ। देश में नए सैनिक स्कूल खोलने की योजना के तहत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत 23 नए स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि नए स्कूल संबंधित शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के अलावा सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वाधान में काम करेंगे और साझेदारी वाले सैनिक स्कूल के लिए सोसाइटी द्वारा तय किए गए रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करेंगे। बयान में कहा गया है कि सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, प्राइवेट स्कूल और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में क्लास 6 से लेकर ऊपर तक की क्लास के 100 नए सैनिक स्कूल क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है। बयान के मुताबिक इस पहल के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी ने देश भर में स्थित 19 नए सैनिक स्कूलों के पास एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कहा गया है कि साझेदारी में नए सैनिक स्कूल खोलने के आवेदनों के मूल्यांकन के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी माध्यम से 23 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती हैदराबाद रियासत के लोगों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हैदराबाद के सभी लोगों को हैदराबाद मुक्ति दिवस की शुभकामनाएं। यह दिन निजाम के दुष्ट शासन और उत्पीड़न से मुक्ति के लिए हैदराबाद राज्य के लोगों की अटूट देशभक्ति और निरंतर संघर्ष का एक प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह के दौरान परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर शाह ने सिकंदराबाद में आज सुबह एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अंग्रेजों से आज़ादी के बाद क्रूर निजाम ने 399 दिनों तक राज्य पर शासन किया। ये 399 दिन तेलंगाना के लोगों के लिए यातनापूर्ण थे। सरदार पटेल ने 400वें दिन राज्य को आज़ादी दिलाने में मदद की। गौरतलब है कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए की गई कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में सनातन धर्म पर चल रहे विवाद को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस मामले पर सतर्क रुख अपनाने और बीजेपी के एजेंडे में नहीं फंसने की अपील की है। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कुछ नेताओं ने CWC की बैठक में कहा कि पार्टी को ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और इसमें नहीं फंसना चाहिए। बता दें कि इस मीटिंग के बाद हुई चर्चा के बारे में पूछे जाने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि CWC की बैठक के दौरान सनातन धर्म के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास करती है। चिदम्बरम ने कहा, सनातन धर्म के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म के मुद्दे पर किसी भी विवाद में पड़ने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 25 की यात्रा महज 21 मिनट में पूरी होगी। इस मेट्रो को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से भी जोड़ दिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि इस नए विस्तारित खंड पर यात्री परिचालन आज से शुरू किया जाएगा। इस खंड पर परिचालन शुरू होने से नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कुल लंबाई 24.9 किलोमीटर हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि नया स्टेशन द्वारका में शहरी संपर्क बढ़ाएगा और केंद्रीय दिल्ली से इंडिया इंटरनेशनल
कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर तक यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि नई दिल्ली से यशोभूमि सेक्टर 25 का सफर में करीब 21 मिनट का समय लगेगा। अधिकारियों ने कहा कि पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के जरिए नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 के बीच की दूरी तय करने में करीब 22 मिनट का समय लगता था। अब यह समय सीमा घटकर सिर्फ 19 मिनट रह जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपने पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत मतभेदों को किनारे रखकर पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देने की अपील की है। उन्होंने नेताओं से अनुशासन एवं एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी को नुकसान हो। खड़गे ने पार्टी की कार्यसमिति बैठक में कांग्रेस के नेताओं से आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील करते हुए कहा कि देश में बदलाव के संकेत है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का प्रमाण इस बात का सबूत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए इस विषय पर समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। खड़गे ने कहा, संगठनात्मक एकता भी बहुत जरूरी है, इसी से हम अपने विरोधियों को हरा सकते हैं। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।